और बैकग्राउंड थोड़ा-सा दे रहा हूँ वाटर के बारे में, वाटर की इम्पोर्टेंस वगैरह के बारे में। तो उसमें जो ओवरऑल जो हमारा वाटर है उसका तकरीबन 0.01% जितना भी पानी है, ठीक है? वो अवेलेबल है ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए, ठीक है? और उसके अलावा एक इम्पोर्टेंट जो बात है, इफ द फ्रेश वाटर एंड सी वाटर वर स्प्रेड इवनली, अगर ये जो फ्रेश वाटर और सी वाटर जो है इसको इवनली मतलब कि बिल्कुल एक फ्लैट सतह पे जो है ना आप इसको ले आओ पानी को, ठीक है? यहाँ पे आ जाए, स्प्रेड हो जाए, तो इससे क्या होगा कि जो ग्लोब है, जो हमारी अर्थ है, वो 2700 मीटर हाइट तक जो है ये पानी आ जाएगा, ठीक है? मतलब कि इतना ज़्यादा पानी हमारे पास अवेलेबल है। जस्ट 1 मिनट ज़रा-सा वेट कीजिएगा, मैं एक छोटा-सी एक चीज़ देख प्लीज़। तो इसके अलावा मज़ीद अगर मैं बात करूँ तो 3% जो हमारा फ्रेश वाटर है, ठीक है? उसकी अगर हम बात करें तो अगर उसको जो है इवन स्प्रेड जो है उसको किया जाए, इवन उस पे स्प्रेड किया जाए, मतलब कि फ्रेश वाटर जो हमारा है ओवरऑल वो 3% अवेलेबल है, ठीक है, पूरी लैंड में। तो उसको अगर हम एक स्ट्रेट जो है लैंड पे फैला दें तो वो आपके तकरीबन 70 मीटर हाइट तक चला जाएगा, आपकी जो ओवरऑल ग्लोब की अर्थ है, ठीक है? उसके अलावा जो हमारा बेसिक यूज़ है वाटर का वो किस चीज़ में है? पॉपुलेशन, ठीक है, हमारी आबादी यूज़ कर रही है, इंडस्ट्रियलाइज़ेशन की बात करें तो पॉपुलेशन जो है हमारी ऑलमोस्ट डबल हो गई थी, ठीक है? 3.5 बिलियन जो थी पहले थी और अगेन 2.6 बिलियन तक हो गई थी। मतलब 2.6 बिलियन से 3.5 बिलियन चली गई थी। उसके अलावा अगर हम बात करें कि हमारा जो फ्रेश वाटर है वो अवेलेबल कौन-कौन से कंट्रीज़ में आ रहा है, तो चाइना जो है दुनिया का जो मेजर हमारा फ्रेश वाटर है वो 7% की एक्सेस आउट द वर्ल्ड। आधे जो पानी है ना आपका 50% जो फ्रेश वाटर अवेलेबल है वो 10 कंट्रीज़ के पास है। और जो हमारा नॉर्थ अफ्रीका, मिडल ईस्ट प्लस साउथ एशिया का जो इलाका है, ठीक है? ये जो 3 आ जाते हैं, इनमें कंट्रीज़ आ जाते हैं, नॉर्थ अफ्रीका की कंट्रीज़, मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ और साउथ एशिया की कंट्री, यहाँ पे जो है वाटर स्कार्सिटी है, ठीक है? वाटर की कमी यहाँ पे पाई जाती है। इनएडिक्वेट वाटर जो है, ठीक है? पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर जो है फॉर ड्रिंकिंग के लिए बहुत इश्यू है, ठीक है? और उसके अलावा अगर हम देखें तो तकरीबन 250 मिलियन पीपल जो हैं, ठीक है? 26 कंट्रीज़ से इस वक़्त जो है वो स्कार्सिटी ऑफ वाटर फ़ील कर रहे हैं। तो इसमें अगेन जो है ना एक बात आपने अपने माइंड में रखनी है कि वाटर स्कार्स क्या चीज़ होती है और वाटर स्ट्रेस क्या होती है, ठीक है? तो वाटर स्कार्स ये चीज़ होती है कि जब किसी इलाके में 1000 क्यूबिक मीटर अवेलेबल होगा ना पानी पर पर्सन, कि जो है 1000 क्यूबिक मीटर वाटर अवेलेबल होगा तो वो कौन से इलाका होगा? वो बेसिकली होगा वाटर स्कार्स कंट्रीज। और वाटर स्ट्रेस कंट्रीज कौन से होंगे? जहाँ अवेलेबिलिटी जो होगी 500 क्यूबिक मीटर पर पर्सन पर ईयर, मतलब कि एक बंदा जो है 500 क्यूबिक मीटर जो है पर ईयर जो पानी यूज करता है, इतनी अवेलेबिलिटी
प्लस चाइना को देखें तो यहाँ से एक ऊपर चाइना से रिवर बेसिकली आ रहा है, ठीक है। ये चाइना जो है क्योंकि यहाँ से बिल्कुल निकल रहा है पानी, तो ये अपर राइपेरियन हो गया, तो इंडिया से गुजर के जो है आगे नीचे के इलाकों में जा रहा है, ठीक है। इंडिया में मिडल हो गया, और जैसा कि अगर हम नीचे भूटान की बात करें, नेपाल की बात करें, इस तरह से बात करें, तो क्या आ जाएंगे, लोअर राइपेरियन आ जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो है प्लस एक इक्विटी, मतलब कि जो बेसिक हमारी ट्रीटीज वगैरह साइन होती हैं विदिन नेशन फॉर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसका बेसिक पर्पज ये होता है कि इक्विटेबल जो है ना यूटिलाइजेशन होनी चाहिए वाटर की, कि वाटर को कैसे जो है इक्विटेबल, मतलब कि हर एक कंट्री को उसकी इक्वल एक्सेस दी जाए, जैसा कि हमारी इंडस वाटर ट्रीटी IWT जो है, ठीक है, साइन हुई थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये बेसिक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। उसके अलावा एक मैड्रिड डिक्लेरेशन हुई थी, ठीक है, इंटरनेशनल रेगुलेशन के मुताबिक, कि abstain from unilateral alteration of river flow, joint water commission, ठीक है, हेल्सिंकी रूल। उसके मुताबिक मतलब कि ये भी एक वाटर के इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक 1966 के मुताबिक, जिसमें ये कमिटमेंट थी कि नॉट टू कॉज सब्सटेंशियल इंजरी, के ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है अपने मफाद के लिए दूसरे कंट्रीज को वाटर की स्कार्सिटी वगैरह प्रोवाइड, उनको मतलब स्कार्सिटी फील करनी पड़ जाए। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि चाइना, इंडिया और बांग्लादेश का क्या वाटर डिस्प्यूट कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने रीजन की बात करनी है, रीजन के बाद जो है हम डोमेस्टिक पे आएंगे, ठीक है। मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ कुछ नोट्स शेयर किए थे इंतहाई शार्ट किस्म के, अगर आप उन नोट्स को चेक कर लें तो आप लोगों के लिए मजीद जो है आसानी हो जाएगी। कोशिश करें कि जो मैं आपके साथ नोट शेयर करता हूँ तो आप उनको अपने साथ ओपन कर लिया करें, ताकि जो है ना उससे आपको इंतहाई आसानी होगा आपको स्टडी वगैरह करना, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो आ जाता है चाइना, इंडिया और बांग्लादेश का आ जाता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है, ठीक है, उसकी ग्लोबल एक डिस्क रिपोर्ट हुई थी, उसके मुताबिक मतलब 2015 में हुई थी। उसके मुताबिक क्या था कि 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंजेस वर्ल्ड वाइड थे, और उनमें जो एक इम्पॉर्टेंट इशू था वो क्या था, वाटर का था, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपके साथ डोमेस्टिक और चाइना इंडिया में एक बात की है कि ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, ठीक है। जो ये रिवर है सबसे लार्जेस्ट रिवर आ जाता है। एक्सक्यूज मी, आपने कौन से नोट शेयर किए हैं, नाम बता देंगे उसका? जी मैंने कल ग्रुप में किए थे, हाइड्रोपॉलिटिक्स के नाम से किए थे, अवेलेबल होंगे सबके पास। अभी मुझे ये नहीं पता कि आप कौन से ग्रुप में हैं, तो वरना मैं अब मुझे याद नहीं है कि मैंने कौन कौन से ग्रुप में किए थे बेसिकली। मैं CSS PMS एस्पायरेंट 2 में हूँ। खैर मैं 1 मिनट आप जो है तो सारे वेट कीजिएगा, मैं लेकिन मैंने कुछ इसमें नहीं किए होंगे, तो मैं 1 मिनट में शेयर कर देता हूँ, आप साथ में ओपन कर लें। उससे ये होगा कि जो मैं बात कर रहा हूँ आपको समझ आ रही होगी, अगर किसी को अगेन भी रीसेंड हो जाते हैं तो वो चेक कर लें। ये मैंने सेंड कर दी है, अभी आप चेक कर लें, आप ओपन कर लें, साथ में उससे बेटर हो जाएगा थोड़ा सा। मैं 1 मिनट वेट कर। अच्छा, इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले चाइना, इंडिया में कहाँ से आता है, वहां से। अब यहाँ पे ये डिस्प्यूट क्या चल रहा था, बेसिकली चाइना ने इस तरह किया था कि एक डैम जो है वो क्रिएट किया था, ठीक है, जिसको जेंगमू डैम कहा जाता है, जो कि 2014 में जो है चाइना ने बनाया था, कि जो पानी की इंडिया में कम होगी, ठीक। अब इंडिया और चाइना के दरमियान जो है बेसिकली मेजर 4 रिवर जो है पास आउट हो रहे हैं, ठीक है। उनमें कौन कौन से आ जाते हैं, नंबर 1 इंडस रिवर आ जाता है, ठीक है, जो कि चाइना, पाकिस्तान और इंडिया को वाटर की अवेलेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा ब्रह्मपुत्र रिवर आ रहा है, जो कि इंडिया, चाइना, भूटान और नेपाल, ये 4 कंट्री को सर्व कर रहा है। और उसके अलावा जो तीसरा है वो कोसी, और चौथा जो है घगरा, ठीक है, ये चाइना, नेपाल और इंडिया को वाटर की अवेलेबिलिटी दे रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जितने भी रिवर्स हैं चाइना के, ठीक है, जितने भी हमारे पास 4 रिवर हैं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर, इम्पोर्टेंट जो रोल है वो चाइना का है, क्योंकि चाइना इन चारों रिवर में जो है अपर राइपेरियन स्टेट है, वो जब चाहे इंडिया का पानी रोक सकता है, और नीचे वाली जो मिडल और लोअर वाली राइपेरियन
स्टेट्स हैं, ठीक है, उनका पानी रोक सकता है। तो इसमें जो सबसे मेजर जो टेंशन क्रिएट करता है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, वो कौन सा है? वो ब्रह्मपुत्रा रिवर आ जाता है, ठीक है। और ये जो टेंशन क्रिएट होती हैं, उन टेंशन को हम 3 मेजर रीजन की वजह से वो टेंशन क्रिएट होती है। नंबर 1 क्या है कि चाइना इज अपर राइपेरियन फॉर ऑल रिवर, ठीक है। और इससे क्या होता है कि 50% ऑफ है वो चाइना की में होता है। 80% की हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो इंडिया के चल रहे हैं वो भी इसी रिवर से चल रहे हैं। तो अगर जैसा कि 2014 में इसने अपना एग्जैंगमू डैम जो है बनाया था चाइना में, उससे क्या हुआ था कि वाटर की अवेलेबिलिटी यहाँ पे हो गई थी, कम हो गई थी इंडिया में, ठीक है। इसकी वजह से ये एक मेजर डिस्प्यूट पाकिस्तान, इंडिया और चाइना में चल रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ब्रह्मपुत्र जो है ये लिंक कर है बेसिकली चाइना और इंडिया को। इसमें जो मेजर एक डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, जो कि किस में आता है कि ईस्टर्न हिमालयज के मुकाम पे आता है, ठीक है। और इसमें साउथ तिब्बत इन चाइना और अरुणाचल जो है आ जाती है स्टेट इंडिया की, ठीक है। इसमें एक लैंड डिस्प्यूट चल रहा है जो कि 90,000 स्क्वायर किलोमीटर का है, और इसकी जो पॉपुलेशन है वो 1 मिलियन पॉपुलेशन है, ठीक है। इस लैंड का बेसिकली इशू चल रहा है चाइना और प्लस ये क्या हो रहा है कि ब्रह्मपुत्र जो रिवर है वो यूज किया जा रहा है, ठीक है। इसमें इंडिया जो है अपनी फोर्सेज को वहां से विड्रॉ कर ले, अगर नहीं करेगा तो हम उसका पानी रोक लेंगे। ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर से हो रहा है, क्योंकि इंडिया के लिए जो है इंतहाई इंपॉर्टेंट है। 30% जो फ्रेश वाटर है वो यहाँ से अवेलेबल हो रहा है, प्लस 43% जो इंडिया की हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वगैरह चल रहे हैं वो किससे चल रहे हैं? इस रिवर से चल रहे हैं। तो इसकी वजह से एक इंतहाई इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से चाइना जो है फॉरेन पॉलिसी कितनी यूज कर रहा है। इंडिया और चाइना के दरमियान जो है नंबर ऑफ जो है MOU साइन हुए थे, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसको MOU जो होते हैं बेसिकली एक हम इसको एग्रीमेंट कहते हैं, जो कि दो या दो से ज्यादा कंट्रीज के दरमियान, डिपार्टमेंट्स के दरमियान, ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान, जिसमें किसी एक इशूज पे जो है रजामंदी जाहिर की जाती है। तो बहुत सारे MOU साइन किए गए थे, लेकिन कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन या कोई ऊपर लीडिंग बॉडी ना होने की वजह से इस पे किसी किस्म का कोई एक्शन वगैरह नहीं हुआ था। तो ये बेसिकली फर्स्ट आ गया था चाइना और इंडिया का। अब दूसरी हम बात करते हैं इंडिया और बांग्लादेश के वाटर इशू की, ठीक है। तो बेसिकली बांग्लादेश और इंडिया के इशू तो अगर हम देखें तो ये फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, जब वो ईस्ट पाकिस्तान था तब से चल रहे हैं, ठीक है। और इसका जो मेजर मतलब कि रिवर यहाँ पे इशू बना है वो गंगाज रिवर की बात हो रही है, ठीक है, जो कि इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान है। अब यहाँ पे मेजर इशू क्या है कि लैक ऑफ एप्रिसिएशन है इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान। प्लस एशिया सोसाइटी की रिपोर्ट जो है उसके मुताबिक इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान मतलब कि आपस में झगड़ रहे हैं इस रिवर पर, इसकी वाटर की एक्सेस की वजह से फ्रॉम 1947 से, ठीक है। मतलब कि 14 अगस्त 1947 से जब से पाकिस्तान का जो ईस्ट पार्ट है, जब ईस्ट पाकिस्तान था, इवन अब बांग्लादेश हो गया, तो तब से झगड़ा चल रहा है वाटर की डिस्प्यूट से इंडिया के साथ। तो स्टिल अभी तक ये इशू आ रहा है। और इसमें अगेन क्या हुआ था कि 1951 में इंडिया ने एक फराका बैराज बनाया था, ठीक है। किस लिए बनाया था कि जो गंगा रिवर है इसका जो वाटर है उसको डाइवर्ट किया जाए हुगली रिवर, जो कि इंडिया की एक स्टेट में बहता है, ठीक है। तो इसमें ये जो बैराज बनाया गया था फराका बैराज, ठीक है, इसको क्या हुआ था 1975। और इसका एक मेजर इशू ये भी था कि बांग्लादेश की जो टेरिटरी थी ना, मानसून के मौसम में, मानसून का जब मौसम आता था तो इसका इंडिया क्या करता था कि इसका रुख अगेन बांग्लादेश की तरफ टर्न कर लेता था, जिसकी वजह से क्या होता था कि बांग्लादेश में फ्लड्स वगैरह आना स्टार्ट हो जाते थे। तो इवन के 1996 में दोनों कंट्रीज ने कुछ साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन की थी, ठीक है। लेकिन उस पे अगेन बात हुई है कि कोई प्रॉपर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह नहीं थी जिससे वो हो सके, लेकिन उसके बावजूद ये 2026 तक कहा जाता है कि ये एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। और इस ये का जो स्टेटस था वो इंडिया ने 1970 में एज ए इंटरनेशनल रिवर एक्सेप्ट किया था। उससे पहले जो है झगड़े वगैरह हो रहे थे, फाइट्स वगैरह हो रही थी, बट लेकिन कोई प्रॉपर स्टेप वगैरह नहीं लिया गया था। तो
बेसिकली साइन हुई थी 1996 से 20 तक जो है ये पानी की अवेलेबिलिटी उनको एक्सेस वगैरह देंगे। तो अगेन ये 2026 में जो है इस पे दोबारा काम होगा। प्लस एक जो तेपी मुख, ठीक है, तिपाई मुख या तेपी मुख जो है डैम एक बनाया गया था बारक रिवर पे, जो कि बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान है। और ये बेसिकली कौन सी स्टेट में था? मणिपुर एक स्टेट है इंडिया की, ठीक है, जो कि बांग्लादेश को अगेन डिस्टर्ब कर रहा है इसकी वजह से, मतलब कि पानी की अवेलेबिलिटी का बहुत बड़ा इशू चल रहा है यहाँ पे। तो हमारे जो ओवरऑल रीजन है, सबसे इम्पोर्टेंट जो इशू चल रहा है वो वाटर का चल रहा है। इवन तो कि कहा जाता है कि जो आने वाला टाइम है उसमें जो मेजर वार्स लड़ी जाएंगी वो वाटर पे जो है ना लड़ी जाएंगी, ठीक है। तो वाटर इशू जो है बहुत बड़ा इशू चल रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें तीस्ता रिवर की, ठीक है, तो ये तीस्ता रिवर जो है 410 किलोमीटर लॉन्ग है, ठीक है, जो कि ईस्टर्न हिमालय 1000 क्यूसेक वाटर अवेलेबल है, जो कि इंडिया से बांग्लादेश तक जा रहा होता है, ठीक है। प्लस इसमें क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ ट्रीटी की गई थी 2011 में, जिसके मुताबिक क्या हुआ था कि बांग्लादेश जो था वो 50% क्लेम कर रहा था वाटर के, उसको जो है 50% तीस्ता रिवर की बात हो रही है, ठीक है। कि इस ट्रीटी के मुताबिक क्या हुआ था कि बांग्लादेश ये डिमांड कर रहा था कि उसको 50% की वाटर अवेलेबिलिटी दी जाए, जबकि इंडिया ये चाहता था कि इंडिया उसकी 55% जो है वाटर अवेलेबिलिटी उसकी एक्सेस करे और 45% जो है बांग्लादेश को दे। तो ये इवन के स्टिल अनफिनिश प्रोजेक्ट हैं जो कि इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इंडिया और नेपाल के इशू की, तो इंडिया जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो नेपाल को एक सोवेरेन कंट्री ही कंसिडर नहीं करता, ठीक है। तो सोवेरेन कंट्री ना एक्सेप्ट करने की वजह से बहुत बड़े इश्यूज हैं जिनमें जो है इनके, हालांकि अगर देखा जाए तो इसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी और इकोनॉमी और इसका जो बॉर्डर है इंडिया के साथ वो सम 1800 स्क्वायर किलोमीटर है। और इसके बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं जिसमें एथनिक इश्यूज वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, नेपाल के और इंडिया के। और नेपाल इस चीज़ को पे जो है इंडिया को एलाइज कर रहा है, ठीक है, इस चीज़ पे एक्विजिशन इसकी कर रहा है कि वो क्या कर रहा है, नेपाल की नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं इनको एक्सप्लॉइट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि नेपाल जो है वो रिच इन वाटर रिसोर्सेज है, ठीक है, जिसके मुताबिक जो है वाटर कोर्स और स्ट्रीम को मिला 1000 शेयर हैं, ठीक है, इंडिया और नेपाल के दरमियान, मतलब कि छोटी बड़ी जो इंटर कोर्स हैं वाटर के वो सम 6000 प्लस हैं, ठीक है। और नेपाली जो रिवर हैं वो उनकी वाटर कैपेसिटी क्या हुए थे, चार बेसिकली सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट हुए थे, ठीक है। उसमें जो पहला एग्रीमेंट था वो था महाकाली एग्रीमेंट, ठीक है, जो कि 1920 में हुआ था, जिसके मुताबिक एक शरदा बैराज जो है क्रिएट किया गया था, जिसकी वजह से 1,96,000 हेक्टेयर जो उत्तर प्रदेश की लैंड थी उसको इरीगेट किया जा सकता था, ठीक है। दूसरा जो एग्रीमेंट था वो कोशी एग्रीमेंट के नाम से है, ठीक है, जिसको जो कि 1954 में जो है इसको ये साइन किया गया था 1954 में। और इसके मुताबिक जो है कोशी बैराज बनाया जाएगा, ठीक है, जो कि 1600 क्यूसेक वाटर अवेलेबिलिटी जो है उसकी होगी। प्लस ये क्या करेगा, 20,000 हेक्टेयर की जो लैंड है उसको इरीगेट करेगा।
तीसरा जो एग्रीमेंट हुआ था वो गंदक एग्रीमेंट था, ठीक है, जो कि 1959 दिसंबर 1959 में साइन किया गया था, जिसके मुताबिक गंदक बैराज बनाया जाएगा, जो सम 920,525, ठीक है, 9,20,525 हेक्टेयर जो लैंड है उसको जो है वो प्लस जो है बाद में ये इसको अपडेट करके जो है 9,30,000 जो है ऑन वेस्ट वाली साइड इस वाली गेट लाइन को करेगा। और जो चौथा जो एग्रीमेंट था वो जो महाकली पहला वाला एग्रीमेंट है उसी को अपडेट किया गया था, ठीक है, जो कि 1996 में हुआ था। इसके मुताबिक क्या था कि एक शराद बैराज बनाया गया था प्लस तानकपुर बैराज बनाया गया था, ठीक है, जिससे क्या हुआ था कि 1000 क्यूसेक वाटर की अवेलेबिलिटी होगी वो वेट सीजन में होगी, प्लस 3000 क्यूसेक वाटर की जो होगी वो ड्राई सीजन में होगी, ठीक है। तो सबसे जो इंडिया के बेहतरीन रिलेशन चल रहे हैं वो किसके साथ चल रहे हैं, इंडिया और भूटान के साथ चल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इंडिया और भूटान का एक ऐसा है ना कि जैसे ही इनका एक एग्रीमेंट कंप्लीट होता है तो फौरन से दूसरा स्टार्ट हो जाता है, तीसरा स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसा है कि इंडिया और भूटान के जो हाइड्रो पावर कोऑपरेशन है वो स्टार्ट कब से होती है, 1961 से स्टार्ट होती है, जिसका जो बेसिक फर्स्ट एग्रीमेंट जो होता है वो कौन सा होता है, वो जल ढाका एग्रीमेंट होता है, ठीक है, जिसके मुकाबले में क्या होता जिसके नतीजे में क्या होता है कि जल ढाका एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया जाता है जो कि इंडो भूटान और वेस्ट बंगाल का जो बॉर्डर है, ठीक है, इंडियन साइड पे उसको कनेक्ट कर रहा होता है। और इससे क्या होता है, ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है इंडिया और भूटान के दरमियान की, जो जो ही एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है उसके साथ ही दूसरा प्रोजेक्ट हो जाता है। उसमें अगर हम बात करें तो एक लैंडमार्क डेवलपमेंट हुई थी, ठीक है, जिसमें इंडो भूटान हाइड्रो 1987 में क्रिएट किए गए थे, जिसके मुताबिक 336 मेगावाट, ठीक है, चोखा हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट जो है वो उसके मुताबिक बनाया गया था, जिसमें हुआ क्या था कि जो 60% ग्रांट, मतलब कि ओवरऑल इसको फाइनेंशियल एड कौन कर रहा था, इंडिया कर रहा था। तो उसमें वो इसको ऐसे एड कर रहा था ना कि 60% जो ग्रांट थी वो इंडिया 60% ग्रांट के तौर पे दे रहा था, प्लस जो 40% जो था वो नेपाल भूटान को, सॉरी, वो कैसे दे रहा था, लोन के तौर पे दे रहा था कि ये कर्ज होगा, ठीक है, जिसका जो है इंटरेस्ट रेट क्या होगा, 5% होगा और विद इन 15 ईयर जो है वो भूटान को पे करना पड़ेगा। तो इस चीज़ पे जो है एग्रीमेंट हुए थे, प्लस जो है एक और प्रोजेक्ट जनरेट किया गया था 1800 मेगावाट का, ठीक है, जिसके मुताबिक जो अराउंड 75% जो एनर्जी है वो एक्सपोर्ट की जाएगी इंडिया को। उसके अलावा जो ही चूहा ये जो प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि एक ताला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट साइन होता है, ठीक है, बिटवीन इंडिया एंड भूटान, जिसके मुताबिक 10-20 मेगावाट जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिटी जो है बनाई जाती है, जिसका अगेन क्या होता है कि 60% जो है वो ग्रांट देता है इंडिया भूटान को, और 40% जो है वो क्या करता है, लोन देता है, अगेन 5% इंटरेस्ट के साथ, जो कि 15 ईयर्स में जो है उनको देना पड़ेगा, ठीक है। फिर थ्री मजीद प्रोजेक्ट जो हैं ट्रांसमिशन लाइन जो हैं उनके दरमियान एक एग्रीमेंट होता है वाटर की, जिसके मुताबिक 440 किलोवाट जो है वो ट्रांसमिशन होती है। इवन दो इसका सारा बेनिफिट जो है देखें कि यहाँ पे इससे पहले जो मैंने बात की, ठीक है, नेपाल की बात की मैंने, बांग्लादेश की बात की, चाइना की बात की, तो वहाँ पे डिस्प्यूट चल रहे थे, वहाँ पे इश्यूज चल रहे थे। तो वही देखिए जो भूटान ऐसा कंट्री है जिसमें जो है इसके रिलेशन जो है बहुत बेटर चल रहे हैं वाटर के डिस्प्यूट पे। वो वाटर के डिस्प्यूट इस वजह से अच्छे चल रहे हैं कि एक तो ये है कि वो 60% ग्रांट के तौर पे दे रहा है, 40% लोन, मतलब ये समझें कि 40% उससे जो है वो लोन भी ले रहा है 5% इंटरेस्ट के साथ, और उसकी जो मेजॉरिटी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या कर रहा है, वो भी इंडिया यूज कर रहा है, ठीक है। फिर एक और पावर परचेज एग्रीमेंट होता है 2006 में बिटवीन इंडिया एंड भूटान, ठीक है, जो कि 35 ईयर्स के लिए होता है। इसके मुताबिक क्या होता है कि 5000 मेगावाट जो है वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होंगे, ठीक है, और जिसको बाद में 2008 में अपडेट करके 10,000 मेगावाट पे ले जाया जाता है। और अगर हम मोदी का जो है एक रिसेंट 2019 में जो लास्ट उसने अपना विजिट किया था भूटान को, उसके मुताबिक उसने एक और फाउंडेशन रखी थी एक प्रोजेक्ट की, ठीक है, जिस प्रोजेक्ट में से क्या हो जिसका नाम क्या था कि एक खोलिंचू, ठीक है, खोलिंचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था, जिसके मुताबिक 600 मेगावाट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करेगा, और जो कि इंडिया और भूटान के दरमियान होगा। और इसका अगेन फायदा क्या है कि इंडिया की विन विन सिचुएशन है इंडिया के लिए, क्योंकि इसकी जितनी भी ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट होता है
उसका मैक्सिमम करता है 5% इंटरेस्ट के साथ उसे रिसीव कर लेता है। तो इसके बाद इम्पोर्टेंट इशू ये है कि इंडिया और पाकिस्तान का वाटर इशू, ठीक है। जैसा कि आपको ऑलरेडी पहले पता भी होगा कि वाटर इंडिया और वाटर का जो है पाकिस्तान का सॉरी वाटर डिस्प्यूट बहुत लॉन्ग टर्म से चल रहा है, ठीक है, जो कि इंडस वाटर ट्रीटी बाद में साइन की गई थी 1960s में, ठीक है, जिसके मुताबिक क्या हुआ था कि 80% जो शेयर था इंडस रिवर सिस्टम का वो पाकिस्तान को एलोकेट किया गया था और जो 20% था वो इंडिया को किया गया था। इवन दो कि इसकी प्रॉपर उस तरह जो कुछ ये हुआ था इंडस वाटर ट्रीटी में साइन किया गया था उसके मुताबिक नहीं हो रहा है। इंडिया जो है इससे ज़्यादा एक्सेस कर रहा है हर एक चीज़ पे, डैम्स वगैरह बना रहा है, तो इसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये भी इशू है, प्लस वो कश्मीर के इशू की वजह से भी जो है तो पाकिस्तान और इंडिया के हालात बेहतर नहीं होते। तो इसके मुताबिक क्या हुआ था कि जो ईस्टर्न रिवर थे, ठीक है, सतलुज, ब्यास और रावी, मतलब कि तीन तीन रिवर, टोटल 6 रिवर हैं, तो 3 रिवर पाकिस्तान को दिए गए थे और 3 रिवर जो है इंडिया को दिए गए थे इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी के थ्रू। उसमें जो सतलुज ईस्टर्न रिवर जिनको कहा जाता है, ठीक है, रिवर आ जाते हैं सतलुज, ब्यास और रावी, ये किसको दिए गए थे? ये बेसिकली इंडिया को दिए गए थे, ठीक है, जिसके मुताबिक क्या था कि 33 मिलियन एकड़ फीट जो वाटर इंडिया को दी गई थी, ठीक है, और जो पहलम और चुनाव, ठीक है, उसके मुताबिक 136 मेगा हेक्टेयर फीट जो थे वो किसको दिए गए थे? मिलियन हेक्टेयर, सॉरी मेगा हेक्टेयर नहीं, मिलियन हेक्टेयर फीट है, ठीक है, तो वो पाकिस्तान को अवेलेबिलिटी दी गई थी। इसके तहत इंडस वाटर ट्रीटी के तहत क्या हुआ था कि पाकिस्तान इंडस में, ठीक है, जो कि इसकी निगरानी बाकायदा तौर पे करेगा, जो कि एग्रीमेंट साइन हुआ था इंडस वाटर ट्रीटी के तौर पे कि कितनी परसेंट 80% जो है वो किसको होगा, पाकिस्तान को एक्सेस होगी, प्लस 20% किसको होगी, वो इंडिया को एक्सेस होगी। उसके अलावा क्या होता है कि यहाँ पे इशूज बेसिकली ये चल रहे होते हैं कि इंडिया हैज कंस्ट्रक्टेड 23 डिफरेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, ये आपके नोट्स में शायद अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला था इतना लिखने का, तो ये मैंने बड़े लेट में जो है ये किया था। तो मैं कोशिश करूंगा कि बाद में टाइम निकाल के आपको लिख के ओवरऑल जो है अलग एक कंप्लीट पीडीएफ बना के दे दूंगा, ठीक है। तो इंडिया ने क्या किया था, यहाँ पे 23 जो है डिफरेंट प्रोजेक्ट क्रिएट किए थे इंडस बेसन में, ठीक है। उसके मुकाबले में ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट थे इनसे क्या किया जाता था, 2300 होंगे, इंडस रिवर में होंगे 63, झेलम रिवर पे होंगे 76, 17,207, 17,207 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्रिएट की जाएगी, जनरेट की जाएगी, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है कि 330 मेगावाट किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो इंडिया अगेन प्रपोज करता है, ठीक है, जो कि इंडिया के मुताबिक उसको क्या कहा जाता है, किशन गंगा रिवर, और पाकिस्तान में उसको नीलम रिवर के नाम से जाना जाता है, जो कश्मीर के मुकाम पर अवेलेबल है, मुजफ्फराबाद की साइड पे अगर आप गए तो वहाँ पे ये आता है नीलम रिवर, ठीक है। इसके अलावा एक जो थी इंडस वाटर ट्रीटी की ने क्या किया, मतलब कि पाकिस्तान ने क्या किया था कि इंडस वाटर ट्रीटी के थ्रू जो है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एट हैगी वो जो है इसको एक्सेस की थी। इवन दो अगेन यहाँ पे इतना कोई खास वो नहीं हुआ था। अगेन मई 2018 में क्या होता है कि मोदी जो है वो इनॉग्रेट करता है, मतलब इफ्तिताह करता है एक प्लांट का, ठीक है, जो कि पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर जो है खिलाफ आवाज उठाती है, इवन दो कि फिर इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर
हमारे जो रीजन में वाटर डिस्प्यूट चल रहे हैं वो सॉल्व इस वजह से नहीं हो रहे कि इसके ऊपर कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, कोई प्रॉपर ऐसा सेटअप नहीं है जो इसको कंट्रोल कर पाए, जो इसकी निगरानी कर पाए। ठीक है, तो ये एक मेजर ड्रॉबैक है। ये बाद में हम रिकमेंडेशन और सोल्यूशन में डिस्कस करेंगे कि इसकी क्या रिकमेंडेशन है इन वाटर डिस्प्यूट की। ठीक है, तो अगर हम देखें कि जो 5 ईयर प्लान बनाया जाता है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, जो कि 2012 से 2017 तक होता है, इसके मुताबिक क्या होता है कि ये अनाउंस किया जाता है कि डजन्स ऑफ डैम्स जो है वो प्लान किए जाते हैं। अब ये डैम्स बेसिकली चिनाब रिवर पे होते हैं और इनको नाम क्या दिया जाता है, बुरसार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एंड द जिप्सा। ठीक है, जिस्पा भी आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका जो स्पेलिंग होंगे GYSPA। ठीक है, तो इसको JISPA भी आप लिख सकते हैं। डैम जो है उसके नीचे, ठीक है, उसके अलावा मजीद जो डैम थे इंडिया ने मतलब कि तो प्रपोज किए हुए हैं, उसमें पक्का दुल आ जाता है, दुल हस्ती आ जाता है, रेटल बगलियार, सवाल कोट, ठीक है, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अब इसमें क्या होता है कि अराउंड 2.2 फीट जो है वो वाटर की अवेलेबिलिटी होती है डैम में। ठीक है, जिसके मुताबिक ये मतलब कि चिनाब रिवर पे जो होते हैं। ठीक है, अब चिनाब रिवर में जो इंडिया को एक्सेस दी जाती है वो बेसिकली 1.7 मिलियन एक्टिव फीट की दी जाती है। वो प्रपोज करता है अपने प्रोजेक्ट वगैरह बनाने की, वो क्या करता है 2.2, अब 7 मिलियन, अभी 2.2, तो इतनी की जो वायलेशन हो रही है। ठीक है, उसके अलावा प्लस क्या होता है का जो पकाल दुल प्लस 780 मेगावाट प्लस और 10-20 मेगावाट ऑफ सवाल कोट जो है, ये भी बेसिकली इंडिया बनाने के वो करता है, लेकिन इसका पाकिस्तान के साथ शेयर नहीं करता। इंडस ट्रीटी के में ये भी बेसिकली एग्रीमेंट हुआ था कि जितना भी ये सारा कुछ काम वगैरह होगा इन रिवर्स पे, ठीक है, कोई डैम्स वगैरह क्रिएट की जाएंगे या किसी किस्म के कोई प्लांट वगैरह लगाए जाएंगे, इसका डेटा जो है शेयर किया जाएगा इसके कमीशन के। दो ये मुझे बात स्टार्ट में बतानी चाहिए थी, लेकिन अभी मुझे यहाँ पे याद आ गई। ठीक है, तो ये बेसिकली इससे क्या था कि इंडस वाली ट्रीटी के मुताबिक कमीशन एक बनाया जाएगा। ठीक है, जिसमें एक पाकिस्तान का मेंबर होगा, ठीक है, एक प्लस क्या होगा इंडिया का होगा। दोनों कमिश्नर जो है वो एनुअली आपस में मिलेंगे, जिसमें जो है वो आपस में डेटा शेयर करेंगे। ठीक है, डैम्स वगैरह का ओवरऑल जो कुछ भी उनके प्लान वगैरह होंगे वाटर की अवेलेबिलिटी के या लॉस के या कम होने के, वो आपस में डेटा शेयर किया जाएगा। तो ये इंडस वाटर ट्रीटी का ये इशू था। लेकिन अगेन बात वही है कि इंडिया जो है बहुत ज़्यादा डैम बना रहा है, बहुत ज़्यादा प्रोपोज डैम है, जिसकी वजह से इंडस वाटर ट्रीटी वायलेशन हो रही है। प्लस क्या हो रहा है कि इंडिया जो है वो डेटा शेयर नहीं कर रहा पाकिस्तान के साथ। ठीक है, छुपके से सारे प्रोजेक्ट वगैरह बना रहा है, तो ये मेजर ड्रॉबैक भी है और जिसकी वजह से हमारा मेजर इशू चल रहा है और इंडिया में। और प्लस जो कश्मीर का इशू है ये भी बहुत बड़ा इशू है, जिसको अभी सॉल्व होना चाहिए, लेकिन इतना आसान इसका हल नहीं है सॉल्व होना। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें अफगानिस्तान प्लस पाकिस्तान के वाटर इशू, तो अफगानिस्तान और वाटर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो है एक अमू दरिया है। ठीक है, जिस अफगानिस्तान में अमू दरिया के नाम से जाना जाता है, जो कि शेयर किसके साथ होता है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिकन के साथ। ठीक है, होता है बेसिकली अफगानिस्तान से जो है वो 5 रिवर्स हैं अफगानिस्तान के पास। जो पहला जो है वो अमू दरिया रिवर कहा जाता है, जो कि किसके साथ शेयर करता है वाटर, उज्बेकिस्तान के साथ और ताजिकिस्तान के साथ। फिर आ जाता है मुरगाब, ठीक है, जो कि तुर्कमेनिस्तान के साथ करता है। ठीक है, उसके अलावा जो हरीरुद, ठीक है, जो कि ईरान और तुर्कमेनिस्तान के साथ करता है। फिर हेलमैंड जो है, जो कि ईरान के साथ वाटर शेयर करता है। और प्लस क्या है, काबल काबल रिवर जो है वो वाटर के साथ सॉरी पाकिस्तान के साथ जो है वाटर शेयरिंग कर रहा है। अब इसके तहत क्या होता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बेसिकली 9 रिवर जो है वो शेयर हो रहे हैं। अब रिवर्स का नेवर मीन कि ये काबल रिवर की मतलब ये ट्रिब्यूटरी की छोटी बात हो रही है। ठीक है, तो मेजर रिवर नहीं है। तो इसके मुताबिक क्या है कि 18.3 मिलियन हेक्टेयर फील्ड जो है वाटर एनुअल जो है अवेलेबल होता है। ठीक है, और उसमें अगेन अगर हम बात करें प्लस जो काबल रिवर है अकाउंट फॉर 16.5 मिलियन हेक्टेयर फील्ड, प्लस जो चित्राल रिवर की बात हो रही है वो, ठीक है, वो भी आ जाता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ। और ये बेसिकली जो चित्राल रिवर है वो ओरिजिनेट होता है पाकिस्तान से, जिसके मुताबिक की जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो 8.5 मिलियन हेक्टेयर
मिलियन हेक्टेयर फीट है, ठीक है। और दिस रिवर, ये जो चित्राल का रिवर है, इसको कुनहार रिवर के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि इंडिया और पाकिस्तान में वाटर के इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है, अगेन यहाँ पे भी सेम इशू है। अब क्या है यहाँ पे कि काबल रिवर में जो है अफगानिस्तान वो कौन सा है, अपर राइपेरियन स्टेट है, और जो पाकिस्तान है वो लोअर राइपेरियन स्टेट है। अगेन जो इंडिया का यहाँ पे बहुत ज़्यादा है कि इंडिया अफगानिस्तान में इंटरवेन कर रहा है अगेंस्ट पाकिस्तान के, ठीक है। इवन तो काबल रिवर के मुकाम पर एक हेरात डैम भी इंडिया की फंडिंग से जो है बनाया गया, ठीक है। अब अगेन क्या होता है कि अफगानिस्तान जो है इसके पास वाटर की रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। ये तकरीबन 80 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर जो है पर ईयर जनरेट करता है, जिसमें उसकी जो पंपिंग कैपेसिटी है वो कितनी आ जाती है 60 बिलियन क्यूबिक मीटर, ठीक है। और उसमें प्लस क्या होता है कि 26% जो है उसमें एनुअल फ्लो जो है ऑफ वाटर अफगानिस्तान जो है सप्लाई करता है, कितना 26% ऑफ एनुअल वाटर, और प्लस 11 प्रोविंसेस जो कि पाकिस्तान के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, सॉरी अफगानिस्तान के। तो काबल रिवर का जो है, ठीक है, वो प्रोवाइड कर रहा है 19.25 बिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर टू पाकिस्तान एनुअली। काबल रिवर से पाकिस्तान को कितनी वाटर की एक्सेस हो रही है, 19.25 बिलियन क्यूबिक मीटर। और इससे तकरीबन जो है 2050, अगर हम बात करें करंट कंटेक्स्ट की, ठीक है, इससे पाकिस्तान के 25.5 मिलियन पीपल जो है वो फ़ायदा उठा रहे हैं काबल रिवर से, ठीक है। और एक्सपेक्ट किया जाता है कि इससे 2050 तक जो है सम 37 मिलियन पीपल जो हैं वो काबल रिवर्स के पानी से फ़ायदा उठाएंगे और मतलब इसका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम रिवर बेसिन की बात करें तो ये सम 53,000 स्क्वायर किलोमीटर विद इन अफगानिस्तान के साथ शेयर कर रहा है रिवर बेसिन जो है काबल रिवर का, और 14,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो पाकिस्तान के साथ शेयर कर रहा है, ठीक है। और अफगानिस्तान ने जो है एक रिसेंटली अनाउंस किया है शातूत डैम, ठीक है, जिसकी कंस्ट्रक्शन में जो है सम 236 मिलियन डॉलर लगेंगे। और ये क्या करेगा कि सम 2 मिलियन काबल रेजिडेंट जो हैं उनकी जो लैंड है उसको इरीगेट करेगा, जो कि बनती है सम 4,000 हेक्टेयर, ठीक है। और प्लस यहाँ पे अगेन वही बात हो रही है कि इंडिया हैज ऑलरेडी प्लेज्ड about 2 billion in development projects in Afghanistan since 2001। 2001 के बाद जो है इंडिया 2 बिलियन डॉलर जो है इन्वेस्ट कर चुका है अफगानिस्तान में डैम्स के लिए। और ये बेसिकली सारा अगेन जो है पाकिस्तान की हो रहा है, ठीक है। उसमें अगर हम मजीद बात करें, अफगानिस्तान के साथ 23,000 मेगावाट की पोटेंशियल है कि वो इतनी इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर सकता है अपने वाटर से, लेकिन ये कितनी कर रहा है, ओनली 300 मेगावाट, जो कि 2% बनती है, ठीक है, पावर जनरेटेड बाय पाकिस्तान। जो पाकिस्तान जनरेट कर रहा है पावर, उसकी 2% बन रही है, जो कि अफगानिस्तान बेसिकली प्रोड्यूस कर रहा है। और इसकी 75% जो पावर है वो रीजनल कंट्रीज के पास है, ठीक है, इम्पोर्ट्स की। मतलब 75% इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या कर रही है, रीजन जो है उसको एक्सेस कर रही है। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों को? क्योंकि वैसे मुझे कुछ ना कुछ कमेंट आता रहता है, तो अभी कोई कमेंट वगैरह आज के दिन में नहीं आया मुझे। बस आ रही है, क्लियर है। समझ भी आ रही है, क्योंकि असल में यहाँ पे मेजर बात ये है ना कि जो आपका वाटर का इशू है ना रीजनल पॉलिटिक्स में, ठीक है, इसमें यहाँ पे बेसिक बात हो रही है कि आपको रिवर्स के नाम आने चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि कितनी लैंड जो है उसको इरीगेट करेगा और कितनी जो है इसके इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो जनरेट की जा सकती है, ठीक है। ये सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो सिर्फ मैं डिजिट बोल रहा हूँ तो शायद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद भी कि आपको समझ ना आए, लेकिन ये है कि जब आप मेरा लेक्चर सुनेंगे उसके बाद एक मरतबा ये आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत बेहतर समझ आ जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ बस बेसिक बात ये हो रही है कि मुझे सॉरी कॉल आ रही है, ठहरे मैं वहाँ पे रिप्लाई कर दूँ कि मैं अभी कॉल नहीं उठा सकता, जस्ट एक मिनट। आप तब तक अगर कोई क्वेश्चन है तो सोच के कमेंट कर दें, मैं फिर इसके बाद क्वेश्चन पढ़ता हूँ, तो फिर अगेन लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तब तक मैं एक मैसेज कर लूँ प्लीज़। आप कमेंट हुई है तो कोई क्वेश्चन है कमेंट कर दें।
आई एम सॉरी, आप प्लीज़ 2 मिनट क्लास में रहिएगा। मुझे एक अर्जेंट कॉल करनी है, मुझे क्लास से लीव करनी पड़ेगी। सिर्फ मैं 2 मिनट के अंदर जो है आपको अगेन ज्वाइन करता हूँ। सिर्फ 2 मिनट प्लीज़। पानी की कमी प्लस काबुल रिवर में जो है कंटिन्यूसली आपको पता है कि पानी की कमी आ रही है। ना सिर्फ ये एशिया में बल्कि ओवरऑल क्लाइमेट चेंज की वजह से एक वाटर का बहुत बड़ा इशू आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये है कि यहाँ पे कुछ अफगानिस्तान की स्ट्रेटजीज वगैरह ऐसी हैं, कुछ इंडिया की हैं। इंडिया अफगानिस्तान में मुदाखलत कर रहा है, तो ये हो रही हैं, ठीक है। मैंने कहा कि वाटर स्ट्रेस क्या होती है और स्कार्सिटी क्या होती है, ठीक है। पाकिस्तान में वो पहले जो मैंने बताया था वो आपको मैंने थ्रू आउट द वर्ल्ड बताया था कि वर्ल्ड में जो है क्या रेट है कि 1000 जो होगा वो क्या होगा, वाटर का स्ट्रेस होगा, और जो 500 होगा वो क्या होगा, वाटर स्कार्सिटी होगी। तो इन केस अगर हम पाकिस्तान बात करें, ठीक है, तो उस पर क्या आता है कि 1700 क्यूबिक एक साल की बात हो रही होती है। जब एक साल में एक आदमी को, ठीक है, एक पर्सन को 1700 क्यूबिक मीटर पानी अवेलेबल होगा, तो इट्स मीन इससे कम होगा तो मीन्स कि वाटर स्ट्रेस है, ठीक है, उस इलाके में। और अगर 1000 से बिलो होगा तो क्या होगा, स्कार्सिटी ऑफ वाटर होगा। तो पाकिस्तान के पास इस वक्त वाटर की अवेलेबिलिटी क्या है, 885 क्यूबिक मीटर पर पर्सन। तो बताएं, अगर आपको ये बात समझ आई है तो पाकिस्तान किस में आएगा, वाटर स्ट्रेस कंट्रीज में आएगा या फिर वाटर स्कार्सिटी में आएगा? क्योंकि इसके पास जो है 885 क्यूबिक मीटर आती है। तो आपसे क्वेश्चन किया, इंटरेक्शन आ जाए यहाँ पे प्लीज। मुझे एक कमेंट 1 2 3 7 लोग हैं क्लास में, तो मुझे 7 कमेंट्स चाहिए कि वाटर स्कार्सिटी होगी या वाटर स्ट्रेस होगी। जी, वो मैं आगे बात करता हूँ कश्मीर की। जस्ट अभी मैंने स्टार्ट किया है कि वाटर स्ट्रेस क्या है, स्कार्सिटी क्या है, वाटर की इम्पोर्टेंस क्या है। जी बिल्कुल, क्योंकि बिलो वन। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि एक एकड़ साइन हुआ था। एकड़ किसको को कहते हैं कि हम जिसको एग्रीमेंट कहते हैं, ठीक है। वाटर अपॉर्शनमेंट एग्रीमेंट, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन पे नहीं जाना, क्योंकि अगेन वो मेरे एक टीचर थे, तो वो कहते थे कि अगर आप जब कोई एक बार प्रोनाउंसिएशन की गलत कर रहे हो ना, तो आप इस चीज़ पे कभी ना शर्माओगे। एटलीस्ट आपको वो मतलब समझ आना चाहिए और उसके मीनिंग आपकी प्रोनाउंसिएशन गलत भी है, लेकिन इसका मतलब ये आप अगले को मतलब अपना समझा दो, तो ये ठीक है, क्योंकि आपकी जो इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ पे नहीं जाना कि क्योंकि इंग्लिश है, मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं है सीएसएस की वजह से इंग्लिश पे इतना फोकस करना पड़ रहा है। तो ये बेसिकली साइन हुआ था वो 19 मार्च 1991 में हुआ था, अप्रूव किया गया था, ठीक है। और इसकी कुछ क्लासेस थी बेसिक, ठीक है। 1991 का जो एक्ट था उसके मुताबिक क्या था कि सुपरसीड्स ऑल प्रीवियस वाटर शेयरिंग अरेंजमेंट एंड एग्रीमेंट अराइव्ड एट दिस रिकॉर्ड, कि हर एक दूसरे प्रोविंस को तरजीह दी जाएगी, ठीक है। वाटर एक्ट जो हुआ था बेसिकली साइन, इसके मुताबिक कुछ इंपॉर्टेंट आपको मैं कंक्लूजन सब क्या था कि जो सारे प्रोविंस हैं पाकिस्तान के, ठीक है, उनको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर दी जाएगी, ठीक है। और कुछ नए रिजर्वायर्स वगैरह क्रिएट की जाएंगे, ठीक है, स्टोरेजेस क्रिएट की जाएंगी, जो कि सिर्फ एक किसी प्रोविंस को नहीं बल्कि हर एक प्रोविंस को जो है इक्वली एक्सेस होगी। प्लस क्या होगा कि ठीक है, जो एग्जिस्टिंग यूजेस हैं कनाल वाटर के, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, न्यू स्टोरेजेस कंस्ट्रक्ट की जाएंगी। प्लस क्या होगा कि प्रोसीजर्स फॉर शेयरिंग शॉर्टेजेस एंड सरप्लसेस ऑन ऑल पाकिस्तान बेसिस, कि मतलब कि पाकिस्तान की अगर शॉर्टेज हो जाती है तो उसको कैसे, उसका क्या प्रोसीजर होगा, और अगर सरप्लस हो जाता है, वाटर ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें जो है क्या स्ट्रेटेजी है, क्या प्रोसीजर्स होंगे। प्लस रिकोगनाइज द नीड टू एस्टेब्लिश एन इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी, ठीक है, इरसा जिसको आप कहते हैं, कि इरसा के लिए एस्टेब्लिश की जाएगी, ठीक है, जो कि किस चीज़ के लिए होगी, ये जो एकड़ है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए होगी, ठीक है। इसके जो रूल्स रेगुलेशन होंगे, मतलब उसमें को इक्वल एक्सेस देना, उनको जो वाटर अगर सरप्लस होता है तो क्या करना चाहिए, अगर उसके शॉर्टेज हो जाती है तो क्या करना चाहिए, उसके लिए इरसा बनाया जाएगा जो कि इसकी प्रॉपर निगरानी करेगा, रूल्स रेगुलेशंस बनाएगा और उनको चेक करेगा चारों प्रोविंसेस में, ठीक है। और आखिरी इसका जो पॉइंट है, ठीक है, वाटर पोर्शनमेंट एक्ट का, वो क्या है कि 37% जो है वाटर क्या दिया जाएगा, पंजाब को दिया जाएगा, 37% जो है वो सिंध को दिया जाएगा, 14% केपी को भी दिया जाएगा और 12% बलोचिस्तान को दिया जाएगा।
अब पंजाब को इतना ज़्यादा क्यों दिया गया, सिंध को इतना ज़्यादा क्यों दिया गया? क्योंकि आपकी सबसे ज़्यादा जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो पंजाब और सिंध के इलाकों में हो रही हैं, ठीक है? ये आगे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगा कि इसमें क्या हो रहा है, ठीक है? तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं जो मेजर इश्यू चल रहा है हमारे प्रोविंसेस के दरमियान, वो का चल रहा है। जी, सॉरी। आपने जी, इसके भी नोट्स शेयर कर दिए। सॉरी समझ नहीं आई। आपने इसके नोट्स शेयर कर दिए वाटर नहीं, अकॉर्डिंग दिया जाएगा, 37% सिंध को दिया जाएगा, 14% केपी को दिया जाएगा और 12% जो बकाया रहता है आउट ऑफ 100% वो बलोचिस्तान को दिया जाएगा वाटर। तो इसके बाद हम बात करते हैं कलाबा डैम प्रोजेक्ट की, ठीक है? बेसिकली ये कब जी ये सॉरी, कब ये कब का है ये जो आपने परसेंटेज 1991 WAA वाटर अपॉर्चुनिटी एक्ट। वाटर शेयरिंग अकॉर्ड जी उसके जी मुताबिक। जी जी बिल्कुल उसके मुताबिक। थैंक यू। अब देखें वाटर अपॉर्चुनिटी एक्ट जो था ना, ये बेसिकली इसलिए ये एक्ट जो है वो एग्रीमेंट को कहा जाता है। एक एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है? उसके तहत ये हुआ था कि कैसे जो है ये प्रोटेक्ट किया जाएगा, जो एग्जिस्टिंग वाटर कैनाल सिस्टम है उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। नंबर 2 जो है कैसे जो है नए मतलब जो स्टोरेजेस वगैरह क्रिएट की जाएंगी पाकिस्तान में, लाइक डैम्स वगैरह क्रिएट करना, ये कौन से इलाके में किए जाएंगे, कैसे किए जाएंगे, किस तरह मतलब कि इनकी स्ट्रेटेजीज वगैरह। प्लस जो वाटर अगर शॉर्टफॉल हो जाती है तो उसको कैसे जो है कवर किया जाएगा, उसकी क्या प्रोसीजर्स होंगे। अगर सरप्लस हो जाता है तो उसको कैसे किए जाएंगे। प्लस इसके तहत जो है इरसा इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी जो है क्रिएट की जाएगी, जो जो कि ये लास्ट वाला जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 37% पंजाब को दिया जाएगा, 37% सिंध को दिया जाएगा, 14% केपी को दिया जाएगा और 12% जो है वो बलोचिस्तान को दिया जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली ये WAA 1991 है। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं कलाबा डैम प्रोजेक्ट की, जो कि 3700 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, जो कि तरबेला डैम के मुकाम पर मतलब डाउन स्ट्रीम ऑफ द तरबेला डैम प्रोजेक्ट जो होगा उसमें होगा। और इसके जो प्रीलिमिनरी फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है उसमें क्या है कि कलाबाव डैम प्रोजेक्ट वाज प्रीपेयर्ड बाय एन अमेरिकन कंसल्टेंट। ठीक है, ये बेसिकली अमेरिकन कंसल्टेंट की हेल्प से जो है क्रिएट किया गया था, जिसमें दो नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, आप बेशक इन नाम को याद ना रखें क्योंकि इनके नाम बहुत मुश्किल होते हैं, तो बस आपको ये पता होना चाहिए कलाबाव डैम जो है 3600 मेगावाट का था और ये जो है लार्जेस्ट डैम है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वाटर स्टोरेज है इसकी। इससे हम बात करें तो लार्ज डैम और नीड, अभी ये लार्ज डैम हमें क्यों ज़रूरत है कि लार्ज डैम्स आर नीडेड बिकॉज दे कंट्रीब्यूट टू नेशनल डेवलपमेंट, क्योंकि नेशनल डेवलपमेंट के लिए अब ये बात वही है कि नेशनल जब ये इतने बड़े डैम बना दिए जाएंगे तो इससे नेशनल डेवलपमेंट कैसे होगी, ये आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, तो अगेन मैं बात मैंने पहले भी की कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, खासकर CSS के एग्जाम में या कोई ऐसा कंपटीशन वाला कोई भी ऐसा एग्जाम हो जिसमें आपका कंपटीशन चल रहा हो, तो कोशिश किया करेंगे तो 3 बातें लिख के तो उस बात में से क्वेश्चन निकाला करें कि जैसा कि मैंने यहाँ पे बात कर दी कि लार्ज डैम्स आर नीडेड बिकॉज दे कंट्रीब्यूट टू नेशनल डेवलपमेंट। तो इसके आगे आप क्वेश्चन क्रिएट करें कि कैसे जो है ये लार्ज डैम जो है वो नेशनल डेवलपमेंट की तरफ कंट्रीब्यूट करेंगे। तो नंबर ये 1 ये है कि जब आपकी वाटर की स्कार्सिटी हो जाएगी तो उस वक्त ये वाटर की अवेलेबिलिटी आपको अवेलेबल होगी शॉर्टेज की वजह से। नंबर 2 ये है कि इससे आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है, एनर्जी प्राइसेस चल रहा है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो कम हो रही है आप इससे जो है वो प्रॉपर क्रिएट कर सकते हो। प्लस इससे ये हो सकता है कि आप प्रॉपर कैनाल सिस्टम क्रिएट करके, ठीक है, आगे हमारे पाकिस्तान का जो कैनाल सिस्टम है वो भी बेहतर नहीं है। ठीक है, स्पेशली इन पंजाब, जिसकी वजह से ज़्यादातर पानी जो है वो सॉइल में मिक्स हो जाता है और वेस्ट हो जाता है। तो ये भी बात होगी तो कैसे डेवलपमेंट होगी, इससे इकोनॉमिकली भी आपका बेटर होगा, वाटर की अवेलेबिलिटी होगी, आपकी जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हैं वो बेस्ट हो जाएंगी। तो लार्ज डैम ज़रूरत भी है और इन पे प्लस कुछ स्ट्रेटजीज भी हैं, हम आगे मजीद डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो पाकिस्तान 68 मीडियम और स्मॉल डैम जो है वो क्रिएट करेगा। ठीक है, इन लास्ट 6.5 डेकेड, मतलब कि जो
अगर हम बात करें आखिरी जो 6.5 डेकेड्स हुए हैं, मतलब कि हम लास्ट 65 ईयर्स की बात करें, तो उसमें सम 68 मीडियम और स्मॉल जो है डैम्स क्रिएट किए गए थे पाकिस्तान में, ठीक है, जिनकी जो कैपेसिटी थी वो कितनी थी, 8000 एकड़ फील्ड थी, ठीक है। और अब यहाँ पे देखें अगेन ड्रॉबैक क्या है कि इनकी जो पावर जनरेटिंग एबिलिटी है वो स्टिल जो है अभी तक नील है। अगर इनको प्रॉपर यूटिलाइज किया जाए तो वाटर की जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है, वो फुलफिल हो सकते हैं। प्लस 750 सच स्मॉल डैम्स टू इक्वल द शॉर्टेज कैपेसिटी ऑफ वन कालाबाग डैम। अगर इसे ये कहा जाता है कि अगर कालाबाग डैम को छोड़ के, क्योंकि कालाबाग डैम एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भी है कि ये बहुत ज़्यादा केपी के लिए नुकसानदेह हो सकता है कि इनकेस अगर वाटर सरप्लस हो जाता है, ठीक है, तो उससे क्या हो सकता है कि केपी के इलाकों में सैलाब वगैरह आ सकता है। तो इसके मतलब के बजाय अगर 750 प्लस जो है इसके स्मॉल डैम्स वगैरह, मतलब कालाबाग डैम की इतनी कैपेसिटी है कि अगर 750 स्मॉल डैम्स बनाए जाए ना, तो इसकी एक की कैपेसिटी इतनी कालाबाग डैम की है, ठीक है। तो इवन दो कि कालाबाग थोड़ा सा डेंजरस भी है, तो लेकिन अगेन ये है कि जो हमारे प्रोविंसेस हैं इसके खिलाफ हैं, कालाबाग डैम को बनने नहीं दे रही। तो हम आगे पढ़ते हैं कैसे कि पाकिस्तान इज कन्फ्रंटेड विद डिस्प्यूट ओवर कंस्ट्रक्टिंग डैम्स नॉट ओनली एट द इंटरनेशनल बट द डोमेस्टिक लेवल आल्सो, ठीक है। यहाँ पे हम बात क्या कर रहे हैं कि द ऑफिशियल आर्गूमेंट इन फेवर ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कालाबाग डैम ऑन द इंडस रिवर पेंट्स द पिक्चर ऑफ स्कॉर्स वाटर रिसोर्सेज। मतलब कि इससे कि जो वाटर की जो हमारे ऐसा ऐसा कमी आ रही है पाकिस्तान में, अगर उसको प्रॉपर को कवर ना किया गया तो ठीक है, तो इट विल बी लाइक अ डूम्सडे सिनेरियो, ठीक है। एक ऐसा सिनेरियो जो है वो हो सकता है, क्योंकि इंडस रिवर जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है पाकिस्तान के लिए। अगर इस पे इंडिया जो है वो हमारा पानी रोक लेता है, इसका चेंज कर लेता है डायरेक्शन, तो बहुत ज़्यादा इशू हो जाएगा, क्योंकि पानी आपको पता है कि बेसिक लाइफ के लिए जो है इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लाइफ जो है पॉसिबल। हम बात करें जो हमारे फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर थे, ठीक है, वाटर एंड पावर के, राजा परवेज अशरफ, ठीक है, उन्होंने क्या किया था कि टर्म द प्रोजेक्ट इम्प्रैक्टिकल। अब इस प्रोजेक्ट को जो है इम्प्रैक्टिकल उन्होंने कहा था, क्यों कहा था कि बिकॉज 3 प्रोविंशियल असेंबलीज हैड पास रेजोल्यूशन अगेंस्ट, इसके जो 3 प्रोविंसेस थे उन्होंने इसके अगेंस्ट जो है रेजोल्यूशन पास की थी। और वो ये एम्फसाइज करते हैं कि पाकिस्तान पीपल पार्टी बीइंग अ फेडरल पार्टी कुड नॉट अंडरटेक अ प्रोजेक्ट। और यार अच्छा, अगेन मेरे साथ इशू ये है कि आज मुझे सबसे ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं और ऑलरेडी मेरी इतनी डिस्ट्रप्शंस हैं कि बस मैं लेक्चर को, बहुत लंबा लेक्चर भी है, स्टिल अभी प्रोविंसेस सारे अलग-अलग भी मैंने करने हैं। तो अगर हम बात करें कि 2012 में क्या हुआ था कि लाहौर हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस था, ठीक है, उसने ऑब्जर्व किया था काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से, और ये अप्रूव किया था कि प्रोजेक्ट वाइज एंड मेंटेन दैट इट वाज गवर्नमेंट्स ड्यूटी अंडर आर्टिकल, मतलब कि अंडर जो आर्टिकल है 154 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके मुताबिक काउंसिल के जो फैसला होगा उसके मुताबिक इसका फैसला किया जाएगा। तो क्योंकि 3 जो प्रोविंसेस के अगेंस्ट हैं, तो इसी वजह से ये जो कालाबाग डैम है वो कंप्लीट नहीं हो सकता। अगेन इसकी अगर हम बात करें, सिंध प्रोविंस जो है वेयर मोर देन 80% ऑफ द ग्राउंड वाटर इज सलाइन, ठीक है। सिंध के पास क्या है कि 80% जो उसका वाटर है वो क्या है, सलाइन है, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि सिंधी जो फिशरमैन हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा खतरा फील कर रहे हैं इस चीज़ से, क्योंकि उनका जो ग्राउंड वाटर है, फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी है, वो ऐसा-ऐसा डिक्रीज़ हो रही है। और प्लस क्या हो रहा है कि सिंध भी अपोज़ कर रहा है कालाबाग डैम प्रोजेक्ट को, ठीक है। और इस पे जो इरसा बनाई गई है, ये ठीक है, वो वाटर एनफोर्समेंट एक्ट के मुताबिक वो भी कोई प्रॉपर इस पे स्टेप वगैरह नहीं ले रही, ठीक है। और प्लस इसमें क्या हो रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है ना, ठीक है, जो मेजर इशू हमारे पाकिस्तान में चल रहा है, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी सेटअप नहीं हो रही और हमारे इशू नहीं हो रहे, वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है हर एक इशू में, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये हो रहा है कि अभी चेक करें कि पाकिस्तान को ये चाहिए कि वो एक पाकिस्तान, मतलब कि जितने भी इसके पॉलिटिशियंस हैं उनको एक पाकिस्तानी बन के रहना चाहिए, ना कि पंजाब के हैं, हम सिंध के हैं, हम बलूचिस्तान के, हम केपी के हैं। तो उनको ऐसा नहीं है, तो उनको पाकिस्तान का सोचना चाहिए कि डैम जहाँ पे भी क्रिएट किया जाए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान होगा, ठीक है। तो लेकिन इसको ऐसा नहीं हो रहा, पॉलिटिशियंस और जो हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, इनमें मेडल्स वगैरह कर रहे हैं, मेडलिंग कर रहे हैं, मतलब इंटरफेयर कर रहे हैं कि नहीं, पंजाब वाला कह रहा है कि बलूचिस्तान वाला ज़्यादा ले गया, बलूचिस्तान वाला कहता है पंजाब वाला ले गया। तो ये बेसिकली मेजर इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से कालाबाग डैम जो है कंप्लीट नहीं हो पा रहा। इस पे हम क्या करते हैं कि हम एक-एक प्रोविंस के अब अलग-अलग देखते हैं कि उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, ठीक है, वाटर इश्यू पे,
ठीक है? इसमें सबसे पहला जो इश्यू हम देखते हैं वो हम देखेंगे सिंध पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है? तो सिंध इस चीज़ को एक्यूज़ कर रहा है कि पंजाब जो है वो वाटर थेफ्ट कर रहा है, वाटर को चोरी कर रहा है। स्टेटिंग दैट मतलब वो ये सिंध क्या कहता है कि 16,000 क्यूसेक ऑफ वाटर बिटवीन तोनसा एंड गुड्डू आर स्टोलन ईच वीक के 16,000 क्यूसेक वाटर जो है वो हर हफ्ते में जो है वो पंजाब जो है वो चोरी कर लेता है उनका। प्लस क्या हो रहा है कि इंडस बेसिन के जो मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं, ठीक है, जो कि टोटली किस चीज़ पे डिपेंडेंट है, फ्रेश वाटर सप्लाई पे हैं, उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इश्यूज़ में मतलब कि वो ऐसा-ऐसा कम हो रहे हैं क्योंकि वाटर की अवेलेबिलिटी कम हो रही है। जो कि मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं, ठीक है, इंडस बेसिन मैंग्रोव फॉरेस्ट जो हैं वो क्या हैं कि 6 लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड हैं और इनका जो साइज़ है कहा जाता है कि 38% तक वो क्या हो रहा है रिड्यूस हो गया है अभी तक। तो इसके अलावा सिंध का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि 2 लिंक्स कैनाल जो हैं, चिनाब और जेहलम प्लस तोनसा और पंजन, ठीक है? पंजनाद, वो जो हैं वो कंस्ट्रक्ट की गई हैं इंडस रिवर पे, किस चीज़ के लिए? टू प्रोवाइड वाटर इन टाइम्स ऑफ शॉर्टेज फ्रॉम द जेहलम एंड चिनाब रिवर, ठीक है? प्लस ये कहा जाता है कि देयर इज़ नो प्रोविज़न गिवन एक्ट टू ग्रांट एग्जेम्पशन टू एनी प्रोविंसेस, कि मतलब कि कोई भी जो प्रोविंस होगा पे जो पाबंदियाँ होंगी वो सबके लिए, मतलब कि चारों प्रोविंस पे जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं कितनी उसकी वाटर की एक्सेस करेंगे, उससे ज़्यादा वो वाटर की एक्सेस नहीं कर सकते। असल में हमारा इंडस वाटर सॉरी जो हमारा वाटर अपॉर्चमेंट एक्ट है, जो पाकिस्तान में पानी का इश्यू चल रहा है, उसका जो सबसे मेजर ड्रॉबैक है ना, वो ये भी है कि वो कहा जाता है कि जो वाटर की अवेलेबिलिटी पाकिस्तान में शो की गई है फ्रॉम द इंसेप्शन पाकिस्तान 11 19 मतलब 1947 से आज तक उतनी वाटर की अवेलेबिलिटी हुई नहीं है। तो जिसकी वजह से पाकिस्तान में इश्यू चल रहा है कि एक प्रॉमिस कहता है कि हमारा कम पानी हो गया, दूसरे का ज़्यादा पानी हो गया, दूसरा चोरी कर रहा है, ये हो गया। तो सबसे पहले इस पे जो है री-इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए कि वाटर की टोटल अवेलेबिलिटी कितनी है पाकिस्तान में, ठीक है? उसके बाद इसको डिसाइड किया जाए, तब ही जो है ये प्रॉमिस के इश्यू खत्म हो सकते हैं, ठीक है? प्लस अगर हम यहाँ पे चेक करें कि ये भी कह रहा है सिंध, ठीक है, कि सिंध गेट्स लेस वाटर अंडर द प्रेजेंट अरेंजमेंट बिकॉज़ ऑफ स्टोरेज ऑफ मंगला डैम एंड ऑपरेशन ऑफ दीज़ लिंक्स कैनाल्स। इसके बाद अगर हम देखें बलूचिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, तो बलूचिस्तान ये कहता है कि बलूचिस किस चीज़ पे कंप्लेन करते हैं कि द मेन कंस्ट्रेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ देयर प्रोविंस इज स्कार्सिटी ऑफ वाटर, के बलूचिस्तान सिर्फ इस वजह से तरक्की नहीं कर पा रहा कि वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, ठीक है? द प्रोविंस गेट ओनली 3.0 मिल 5, जो प्रोविंस वो उस वक़्त पानी उसकी अवेलेबिलिटी एक्सेस है उसको कितनी है 3.05 मिलियन हेक्टेयर फीट, ठीक है? इतना पानी उसको अवेलेबल है जो कि इनसफिशिएंट है, ठीक है? उसके लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए, उसकी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए और उसकी बेसिक नीड्स के लिए। प्लस जो है उसमें सिंध इज़ यूजिंग, प्लस अभी देखें बलूचिस्तान क्या कह रहा है, बलूचिस्तान ये कह रहा है कि सिंध इज़ यूजिंग इट्स शेयर ऑफ एलोकेटेड वाटर ड्यू टू एन इनएडिक्वेट इरिगेशन कैनाल सिस्टम, कि जो सिंध है वो उसकी इनएडिक्वेट इरिगेशन कैनाल सिस्टम है, वो कैसे हैं, ठीक है? अब देखें, जब तक आपकी कैनाल सिस्टम बेहतर नहीं होगा ना, फॉर एग्ज़ाम्पल एक कैनाल सिस्टम जो है वो बेटर है, मीन्स कि वो सीमेंटेड है, वेल इक्विप्ड है, ठीक है? जिससे पानी जो है वो लूज़ नहीं हो रहा, पानी कहीं पे बह नहीं जा रहा, पानी ज़मीन में जज़ब नहीं हो रहा, तो उससे पानी एग्ज़ैक्ट पॉइंट तक जो है वो ज़्यादा पहुँचेगा, ठीक है? अब यहाँ पे क्या इश्यू हो रहा है कि लाइन कैनाल सिस्टम हमारा अच्छा नहीं है, उससे क्या होता है कि जो हमारी ज़मीन होती है वो पानी जज़ब कर लेती है और पानी आगे कम पहुँचता है। तो इसमें सिंध को ये लगता है कि हमारा पानी कम हो गया, बलूचिस्तान को ये लगता है कि हमारा पानी कम हो गया। तो बलूचिस्तान का ये मेन पॉइंट है यहाँ पे कि सिंध जो है उसकी इरिगेशन जो सिस्टम है, ठीक है, कैनाल सिस्टम है उसका जो है वो बेहतर करना चाहिए। उसकी वजह से जो है मेजर इशू आ रहा है हमारे बलूचिस्तान में। खैबर पख्तूनख्वा का अगर हम इशू चेक करें, ठीक है, कि ये ऑब्जेक्शन करता है कि पंजाब का जो कैनाल सिस्टम है, ठीक है, वो 150 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है, जो कि ड्रेनेज सिस्टम वगैरह जो मैंने ऑलरेडी बात कर ली, उससे क्या होता है, पानी क्या होता है सारा का सारा वो ज़मीन जज़ब कर लेती है। उसकी वजह से बकाया जो प्रोविंसेस हैं उनको भी वाटर का जो शॉर्टफॉल जो है फेस करनी पड़ती है, जिसको क्या कहा जाता है सिल्टिंग ऑफ कैनाल, ठीक है, जो मट्टी की जो कैनाल्स हैं उनमें सारा पानी पानी जो है वो क्या हो जाता है, जज़्ब हो जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो क्वालिटी ऑफ लोकल कंसल्टिंग हायर्ड वापडा इज़ बिलो स्टैंडर्ड, मतलब कि जो वापडा के वो
किए गए हैं, ठीक है, कंसल्ट किए गए हैं, हायर किए गए लोग हैं या उनको प्रोजेक्ट वगैरह हायर किए गए हैं, उनका जो स्टैंडर्ड है वो लो है, टेक्नोलॉजी के मुताबिक नहीं है, प्रॉपर उसमें टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ हो रही, प्रॉपर उसका सिस्टम नहीं यूज़ हो रहा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वाटर जो है वो क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। उसमें अगर हम बात करें तो आउट ऑफ दिस एन एवरेज 105 मिलियन हेक्टेयर एमएएफ, ठीक है, बार-बार मैं इतना लंबा वो टर्म नहीं यूज़ करूँगा, 105 एमएएफ इज़ डिवाइडेड इंटू ट्रेडिशनल एंड वेस्टफुल सप्लाइज़, ठीक है। कहता है कि जो 105 मिलियन हेक्टेयर फीट जो वाटर है वो क्या हो रहा है कि वेस्ट हो रहा है, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आउट ऑफ दिस 52 एमएएफ इज लॉस्ट बिकॉज ऑफ अनलाइन कैनाल, जो 52 मिलियन हेक्टेयर फील्ड का जो वाटर की होता है वो सिर्फ वेस्ट हो जाता है, किस वजह से, अनलाइन कैनाल की वजह से, प्रॉपर कैनाल सिस्टम ना होने की वजह से। उसके अलावा पंजाब का पॉइंट ऑफ व्यू ये है, ठीक है, कि वो कहता है कि 80% ऑफ पाकिस्तान एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो किस में हो रही है, पंजाब में हो रही है, और 90% ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड कमिंग फ्रॉम इरिगेटेड लैंड, ठीक है। तो इसमें 25 जो है मेजर कैनाल सिस्टम है, प्लस 13 ब्रांचेस हैं ओवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। और एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो एम्प्लॉय कितना करता है, पंजाब को 50% ऑफ द वर्क फोर्स करता है, और प्लस 70% जो एक्सपोर्ट होते हैं, एक्सपोर्ट्स होती हैं पाकिस्तान में, उनमें 70% वो पंजाब की होती हैं। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सम एरियाज ऑफ पंजाब सच एज, मतलब पोठवार का इलाके की अगर हम बात करें, ठीक है, चोलिस्तान की बात करें, डीजी खान की करें, तो ये वाटर स्ट्रेस कंट्रीज हैं, यहाँ पे वाटर जो है वो स्ट्रेस है, ठीक है। मैंने आप ऑलरेडी आपको बता दिया 1700 और 1000 की जो मैंने बात की स्कार्सिटी जो वाटर स्ट्रेस की। और इसमें अगेन ये सारे मतलब कि एक प्रॉमिस दूसरे पे एक्यूज कर रहा है, दूसरे को एक्यूज कर रहा है, एक ये कह रहा है कि उनका इरिगेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, दूसरा ये कह रहा है कि वो 150 मिलियन ईयर जो पुराना वो सिस्टम सारा यूज कर रहा है, जिसकी वजह से लैंड क्लॉगिंग वगैरह हो जाती है, सारी चीजें हो जाती हैं। तो अब इसमें रिकमेंडेशन जो है वो क्या है कि कैसे जो वाटर का डिस्प्यूट है उसको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला जो स्टेप आ जाता है वो क्या आता है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है, ठीक है, उस शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी प्रोविंस, ठीक है, कि पॉलिटिकल एफिलिएशन को जो है वो खत्म किया जाए, ठीक है, और इस पे जो है इक्वल अपॉर्शनमेंट होनी चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, ठीक है, फ्लो ऑफ फ्रेश वाटर जो है उसको मिनिमाइज किया जाए, ठीक है, प्लस जो लाइन केनाल, वेल लाइन केनाल होनी चाहिए, वाटर कंजर्वेशन अवेयर, बिल्कुल वाटर कंजर्वेशन अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है। और जो प्रोविंस के दरमियान इशू चल रहे हैं उनको दोस्ताना तौर पे और स्पीड फ़ौरन से जो है वो ख़त्म किए जाएँ, ठीक है। और कैनाल सिस्टम जो हमारा है उसको मॉडिफाई किया जाए, जिसकी वजह से 35 एमएएफ मिलियन हेक्टेयर फील्ड का जो वाटर वेस्ट हमारा हो रहा है ताकि वो ख़त्म हो जाए। प्लस जो है हमारे जो पाकिस्तान में इशू है कि नो सिस्टमैटिक एंड वेल रिसर्च वर्क, ठीक है, हमारा रिसर्च वर्क नहीं हो रहा, कोई सिस्टमैटिक नहीं हो रहा, कंपैरेटिव स्टडीज वगैरह नहीं हो रही, ठीक है, बायोलेटरल वाटर रिलेशन जो है वो सॉल्व नहीं हो रहे, उनको सॉल्व होना चाहिए, सिस्टमैटिक जो है और वेल रिसर्च वर्क होना चाहिए। प्लस चूंकि पाकिस्तान साउथ एशिया का जो मेजॉरिटी, साउथ एशिया पूरा का पूरा जो एग्रेरियन है और यहाँ पे वाटर की स्कार्स है, ठीक है, तो इसको क्या होना चाहिए, बायोलेटरल रिलेशन के साथ और वेल प्लान स्ट्रेटेजी वगैरह होनी चाहिए, सिस्टमैटिक स्टडीज वेल रिसर्च होनी चाहिए। प्लस इसमें ये है कि जो अपर राइपेरियन स्टेट्स हैं उनको अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड का जो है, ठीक है, जैसा कि इंडस वाटर ट्रीटी वगैरह होगी, इस तरह उसके मुताबिक जो है ये सारे इश्यूज वगैरह सॉल्व करने चाहिए, और अकॉर्डिंगली यूएन की जो रेजोल्यूशन आई थिंक 1870 के मुताबिक जो है इक्वल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन और प्रॉपर जो एक्सेस उनको दी जाए उसको प्रॉपर यूज किया जाए, ठीक है। और जो वाटर स्कार्सिटी जो है चाइना में और इंडिया में जो है बहुत वर्सन हो रही है, जिसकी वजह से कंपटीशन आ रहा है, ठीक है, इस कंपटीशन को भी कैसे सॉल्व किया जाए कि वाटर की जो एक्सेस है उसको प्रॉपर नेशनल उस पर किया जाए। प्लस क्रिटिकल डिबेट्स होने चाहिए, ठीक है, एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट्स पे, और जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो कि वाटर के डिस्प्यूट को विद इन रीजन, विद इन कंट्रीज, विद इन स्टेट्स और डोमेस्टिकली भी जो है इनको सॉल्व करें, और जो थर्ड पार्टीज जो है वो इन्वॉल्व होनी चाहिए ताकि ये सारे इश्यूज को खत्म होना चाहिए। बिल्कुल इंडस वाटर ट्रीटी का जो, ठीक है, सारा कुछ है उसको उसको मतलब कि रीट्रीट किया जाए, दोबारा मॉनिटर किया जाए कि कितनी वाटर की अवेलेबिलिटी हमारे पास अवेलेबल है, तो उसके मुताबिक जो उसको एक्सेस की जाए। इवन दो कि दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, बट ये है कि मैंने एंड में नोट्स वगैरह नहीं लिखे थे, तो फिर मुझे बातें हाईलाइट में से ऊपर नीचे करनी पड़ी थी। तो अगर आपको कोई बात ना समझ आई हो आज, वैसे मैं अपना अपने तौर पे जो है सेटिस्फैक्ट्री नहीं हूँ कितना अच्छा, रिकॉर्डिंग यहाँ पे क्लोज करते हैं प्लीज, लेक्चर खत्म हो गया है, तो इसके बाद एक्स्ट्रा वो कुछ डिस्कशन था।
रिकॉर्डिंग ख़त्म करके मुझे मैसेज कर दें ताकि मैं और क्वेश्चन एंड आंसर सेशन भी कुछ कर लेते हैं अगर कुछ हो तो। रिकॉर्डिंग जो कर रहे थे मुझे कमेंट चाहिए कि ख़त्म हो गई है या नहीं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इंशाल्लाह वो होगा पाकिस्तान से एनर्जी प्रॉब्लम, देयर इफेक्ट्स एंड गवर्नमेंटल मेजर्स। ठीक है कि पाकिस्तान में एनर्जी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनके इफेक्ट्स क्या होते हैं और गवर्नमेंटल मेजर्स क्या हैं, उनको कैसे जो है टैकल किया जाए, उन इश्यूज को कैसे सॉल्व किया जाए। रिकॉर्डिंग वाले मौजूद हैं या नहीं हैं? ये फिर मुझे रिकॉर्डिंग इतनी लंबी रिव्यू करनी पड़ेगी, फिर मुझे उसमें से क्रॉप करना पड़ेगा जो एरिया होगा। अगर कोई है तो रिकॉर्डिंग लगाई हुई थी या नहीं लगाई हुई थी? अगर लगाई थी तो उसको बंद कर दें। रिमूव करने से रिकॉर्डिंग फिर ये ना हो उससे लॉस हो जाए, सेव ही ना हो फिर। अगेन रिकॉर्डिंग तो उनके पास चलती रहेगी। आई थिंक उन्होंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाई होगी, स्टॉप नहीं होती, उन्होंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाई हुई होगी। उनके नंबर पे कॉल कर लें अगर आपके पास नंबर है तो।